हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने रेलवे टीचर वैकेंसीज के लिए टीजीटी पीजीटी के अंदर जो हम अपना सीरीज़ कर रहे हैं उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो को। तो यहाँ पर हमने अभी तक 5 टॉपिक में यूनिट वाइज चीज़ें कवर की हैं। एंड इन केस इफ़ एनीवन हु इज़ वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो यू कैन चेक आउट द होल प्लेलिस्ट जो चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यू कैन वॉच अदर वीडियोस एज वेल, क्योंकि बहुत आपको हेल्प करेगा लास्ट टाइम पे अगर आप टॉपिक ढूंढ रहे हैं और अगर आप टॉपिक वाइज यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो दिस प्लेलिस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, प्लीज़ चेक आउट लेटर। आज इस वीडियो में हम जो चीज़ें करने वाले हैं वो बता देती हूँ। वी हैव डन 5 टॉपिक्स अभी तक और ये हमारा टॉपिक नंबर 6 है। 5 टॉपिक्स के अंदर हमने यूनिट 1 कर लिया है, जिसके अंदर ये आपकी 4 वीडियोस हमने कर लिया। हम लोग अभी यूनिट 2 कर रहे हैं और यूनिट 2 के अंदर 2 पार्ट में हमारी वीडियो आनी थी। कल मैंने इसका हाफ पोर्शन करा दिया है। आज हम लोग लास्ट के जो 3 पोर्शन है, लर्निंग एंड मोटिवेशन, हम मोटिवेशन के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आता है उसके बारे में देखेंगे एंड लास्ट में इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो आज आपका जो यूनिट 2 है ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद वी विल डू मैक्सिमम क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ऐड किए हैं, लेकिन आई विल डेफिनेटली ब्रिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, उसकी टेंशन मत लेना। अब हम लोग इसके बाद फटाफट से बता रही हूँ, देखो इसके बाद जो है हमारी 2 वीडियो आएगी जो यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 के अंदर जब हम करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें एक वीडियो आपका करिकुलम का आएगा और दूसरा वीडियो हमारा टीचिंग मेथड्स का आएगा। ठीक है, उसके अंदर हम ये वाला पॉइंट भी कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद वी विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक बार हमारा सिलेबस हो जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो थोड़ा इत्मीनान के साथ सुन लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मत किया करो, मैं दे दूंगी। ठीक है, आई विल सेंड द पीडीएफ आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर, सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे और मोटिवेशन में मोटिवेशन थियरी, मोटिवेशन का मीनिंग, बेसिक चीज़ें बात करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें कि इसका इटिमोलॉजी क्या है या फिर मोटिवेशन आया कहाँ से है, तो मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है? मूवियर। लैटिन वर्ड क्या है? मूवियर। तो मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर विच मीन्स टू मूव, जिसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना या आगे चलना, या हम यहाँ पे मोशन की बात कर सकते हैं। राइट, हम जब हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ये मोशन की बात कर रहे हैं। तो मोटिवेशन यहीं से आया है। और मोटिवेशन के मीनिंग की बात करें तो मोटिवेशन रेफर्स टू द इंटरनल प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक तरह का हमारा आंतरिक प्रक्रिया होता है। इट्स नॉट लाइक एक्सटर्नल जो आप देख सकते हो। इट इज़ अ वेरी इंटरनल प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स अचीवमेंट गोल्स। आपका जो भी गोल होता है, जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी नीड से कोई आपकी नीड उत्पन्न हुई, उसके प्रति उसको प्राप्त करने के लिए, उस गोल को पाने के लिए जो भी हम हमारे मानव व्यवहार में जो भी एक डायरेक्शन मिलता है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे व्यवहार को सस्टेन करता है, डायरेक्ट करता है, इनिशिएट करता है, वही मोटिवेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे प्रोसेस की बात करेंगे तो मोटिवेशन और क्लियर हो जाएगा। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मूवियर से हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि मूवियर का मतलब क्या होता है? टू मूव, और आगे बढ़ना, यानी कि गति या चलने की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन एक मानसिक स्थिति है। हमने देखा कि इट इज अ मेंटल प्रोसेस। तो अगर आपके एग्जाम में आया कि कौन सा प्रोसेस है, तो मेंटल है या इसको हम इंटरनल बोलते हैं। तो इंटरनल प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को स्टार्ट करता है, गाइड करता है, हमारे बिहेवियर को इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है। क्या हासिल करने के लिए? किसी न किसी गोल को हासिल करने के लिए। आपका कोई ना कोई गोल होता है और उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हैं। तो हम किसी भी गोल को हासिल करने के लिए जो भी हमारा व्यवहार है, जिस व्यवहार को गाइड करने वाला जो एक इंटरनल प्रोसेस है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। अब देखो, मोटिवेशन के कंपोनेंट्स की बात करें कि क्या क्या मोटिवेशन के अंदर हमारे तत्व पाए जाते हैं। तो पहला है सक्रियता। आप एक्टिव होते हैं, राइट?
तो आप किसी भी बिहेवियर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। किसी भी बिहेवियर को इनिशिएट करने का काम क्या है, एक्टिवेशन। तो मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। आप अगर कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो यू मस्ट बी वेरी एक्टिव टुवर्ड्स दैट गोल। तो ये क्या है, आपका एक्टिवेशन है। दूसरा क्या है, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है कि कितनी भी बाधाएं आ जाए आप उस पर अडिग रहेंगे। इसको हम निरंतरता भी बोल सकते हैं, यानी आपके एफर्ट्स जारी रहेंगे, है ना। वेदर इट इज़ एनी ऑब्स्टिकल और कोई भी आपका प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए इफ़ यू आर वेरी कंसिस्टेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन में। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है मोटिवेशन का, परसिस्टेंस। तीसरा क्या है, इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी से किसी काम को कर रहे हैं, यानी आप उसमें एनर्जी लगा तो रहे हैं लेकिन उसका विगर क्या है। विगर मतलब कि दृढ़ता, रिगर इसको कह देते हैं कई बारी, यानी आप गोल को पाने के लिए कितनी दृढ़ है। तो मोटिवेशन के ये हमारे हिस्से होते हैं, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड योर इंटेंसिटी, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन साइकिल से क्वेश्चन आता है काफ़ी, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। मोटिवेशन के साइकिल की बात करें तो कैसे मोटिवेशन का एक पूरा चक्र है जो चलता रहता है, चलता रहता है। तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आवश्यकता। अगर आपकी आवश्यकता ही नहीं है तो आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है तो किसी चीज़ की आवश्यकता आपको फील होगी, राइट। भूख लगी है तो हमें आवश्यकता फील हो रही है कि मुझे खाना खाना है। तो हंगर इज़ योर नीड, आप उस नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, राइट। तो आपकी एक नीड उत्पन्न होती है सबसे पहले। तो फर्स्ट हमारा स्टेप आता है नीड। नीड के बाद आता है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव ऐसी हमारी फीलिंग, ऐसी भावना जो हमें आगे ले जाती है, जो हमारे व्यवहार को डायरेक्ट करती है, ठीक है। सो हमारी व्यवहार को पुश करती है, प्रेरित करती है। हमारी उत्तेजना, हमारी प्रवृत्ति क्या है, आपको भूख लगी है, अब आपका ड्राइव क्या है कि आप, हो सकता है खाना बनाने के लिए चले जाएं, हो सकता है आप खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करेंगे वहां पे, राइट। तो आप वहां पे बेसिकली प्रेरित हो रहे हैं कि भाई आपको खाना खाना है, राइट। तो रेस्टलेसनेस आपको फील होगा, है ना। आपके अंदर से भावना आएगी कि मुझे खाना खाना है, वो रेस्टलेसनेस आ रही है, यानी एक ड्राइव उत्पन्न हुआ जो आपके व्यवहार को क्या करेगा, निर्देशित करेगा। किसके लिए निर्देशित करेगा, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार के लिए। अब थर्ड हमारा आता है, ड्राइव के बाद अराउजल होगा। देखो यहाँ पे ये अराउजल नहीं है लेकिन यहाँ इससे पहले अराउजल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि पहला है नीड, दूसरा है ड्राइव, तीसरा क्या है, अराउजल। तो अराउजल यानी कि आपके प्रति जो भी भावना है वो उत्पन्न हो चुकी है, राइट। तो वो अराउजल की स्थिति होती है। अराउजल के बाद आपका आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि अब क्या है कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि ईटिंग फूड, अब आप भोजन करेंगे यहाँ पे। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब आपका गोल है खाना खाना, भूख को शांत करना। तो उसके लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट के बाद आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी जो अराउजल यहाँ पे हुआ था, यानी जो आपका हंगर यहाँ पे अराउजल हुआ था या फिर जो खाना खाने की स्थिति हुई थी वो यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है जब आप खाने को खा लेते हैं। तो यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ गया। उसके बाद आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब कि आपकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, हमें खाना खाना, भूख लगी थी, खाना आपने खा लिया, योर नीड इज सेटिस्फाइड नाउ। एंड ड्राइव जब रिड्यूस हो जाता है, वो अराउजल जो है वो कम हो जाता है बाद में जब हमारी नीड पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, स्टेप था। तो फर्स्ट है नीड, देन ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट। एंड अचीवमेंट के बाद क्या है, वो जो रिडक्शन है अराउजल का वो हो जाता है, यानी आपका नीड जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, ड्राइव रिड्यूस हो गया है वहां पे। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट मोटिवेशन साइकिल। एक क्वेश्चन आया था कि मोटिवेशन साइकिल के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं। अगर मोटिवेशन साइकिल की बात करें तो अभी हमने देखा कि हमारी सबसे पहले नीड होती है, फिर ड्राइव होता है, एंड देन थर्ड वन इज योर इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब कि जो आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। सो बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ मोटिव के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन को बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका बायोलॉजिकल मोटिव्स, जिसको हम जैविक भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मोटिवेशन का टाइप है वो क्या है आपका साइकोसोशल। जो आपका साइकोसोशल मोटिव्स है यानी कि आपका मनोसामाजिक, जिसमें आपका साइको और सोशल दोनों आ रहा है। तो
आपका मनोसामाजिक और आपका जैविक, दो तरह के हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट मोटिव्स होते हैं। बायोलॉजिकल की बात करें तो ये इनेट होते हैं, जो हम जन्म से लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, भूख लगना है ना, प्यास लगना, सेक्स मोटिव्स हो गया, ये हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड मोटिव्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। दूसरी मोटिव ऐसे हैं जो आप सोशल या अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हो, तो ये आपका बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, ये आपका क्या होता है, सोशल होता है। जैसे कि हम यहाँ पे, अगर मुझे मान लो यहाँ पे मोटिवेशन है कि मुझे अचीवमेंट प्राप्त करना है, मुझे पावर चाहिए, मुझे एफिलिएशन चाहिए, है ना, या फिर कोई भी सोशल रिलेटेड आपका कोई भी मोटिवेशन यहाँ हो सकता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका यहाँ पे आ सकता है। ये सब आपका साइको सोशल मोटिव्स हैं जो आप क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो दो ब्रॉडर कैटेगरी में ये मोटिवेशन आता है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन के टाइप के बारे में, जहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। तो दो मोटिवेशन के टाइप हैं, एक होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द सेकंड वन इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब आपके आंतरिक, जो आप किसी बाहरी तत्वों से प्रभावित होकर के जिस काम को नहीं कर रहे हैं, यू आर इंटरनली मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट, तो वो आपका क्या है, इंटरनल है। कोई व्यक्ति सिर्फ खुशी के लिए अगर संगीत सीख रहा है, हॉबी के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो उसका कैसा मोटिवेशन हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। यानी कि जब व्यक्ति अपनी खुद की एंजॉयमेंट या खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है तो वो इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी क्यूरियोसिटी, आपका क्रिएटिविटी, पर्सनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड होता है। यानी हम अपने पर्सनल खुद के खुशी के लिए या फुलफिलमेंट के लिए किसी काम को कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल मोटिवेशन है या इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक क्या है, जब आप किसी एक्टिविटी को एक्सटर्नल रिवॉर्ड को पाने के लिए या फिर नेगेटिव आउटकम से बचने के लिए जब किसी काम को करते हैं, मतलब आपको डर है कि कोई चीज़ नेगेटिव ना हो, तो उस डर से जब आप किसी काम को कर रहे हैं वो आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। जैसे परीक्षा की तैयारी करने, अच्छे ग्रेड के लिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फेल होने का डर है तो तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए बाहरी तौर पे तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मार्क्स लाना है, आपको जॉब चाहिए, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो ये बेसिकली आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम यहाँ पे काम को करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, ये सब आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन का टाइप है, ठीक है। तो दो तरह के आपके मोटिवेशन के टाइप होते हैं। और एक प्रश्न करते हैं यहाँ पे, मोटिव्स को वर्गीकृत किस किस में किया गया है। तो हमने देखा कि दो तरह के आपके इंपॉर्टेंट मोटिव्स होते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सी। इनबॉर्न क्या होते हैं, जिनको बायोलॉजिकल कहा जाता है। एक्वायर्ड मोटिव्स कौन कौन से हैं, जो आपके साइकोसोशल है, जैसे कि आपका नीड फॉर एफिलिएशन, पावर, या नीड हमें है अचीवमेंट की, तो वो आपका अर्जित है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में शामिल क्या हो सकता है। तो बाहरी रूप से अगर कोई व्यक्ति अभी प्रेरित है, तो बाहरी जितनी भी स्टिमुलस है उससे वो प्रभावित हो रहा है, राइट। तो हम प्रेज के लिए प्रेज या ब्लेम से बचने के लिए काम को कर रहे हैं, तो एक्सट्रिंसिक है। हम प्रतिस्पर्धा के तरीके से भी करते हैं, प्रतिस्पर्धा में भी आप बहुत सारे काम करते हैं या मोटिवेटेड रहते हैं किसी काम को करने के लिए। हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के लिए भी काम करते हैं। एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, है ना, परिणामों की जानकारी भी क्या है, एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज विल बी राइट। सारे ही क्या है हमारे, ये सारे आप देखेंगे ये बाह्य प्रेरणा के प्रकार है, ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने अभी तक मोटिवेशन का बेसिक देखा है, जो भी देखा है, और अभी हम लोग ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जो है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर मोटिवेशन की बात करें तो मैस्लो की थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो क्वेश्चन आपका बनता है। तो मैस्लो ने बेसिकली एक नीड्स की हायरार्की दी, ठीक है। और बेसिक चीज़ इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला कि हमारे जो भी नीड्स होते हैं ना, वो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, और जब तक आपकी बेसिक नीड्स, ये नीचे वाले जो नीड्स हैं, जो सबसे लोअर लेवल के नीड्स हैं, लोएस्ट जो है, अगर ये लोअर नीड्स पूरे नहीं होते हैं तो इनके बिना हम हायर नीड पे नहीं जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति धीरे धीरे एक एक नीड की पूर्ति करता है, और धीरे धीरे वो अपने अंतिम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हाईएस्ट नीड है, उस पर जाता है। तो एक एक करके व्यक्ति मतलब जंप नहीं कर सकता है, पहले वो ये नीड उसकी पूरी होगी, तब वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा। तो इन्होंने कहा कि एक बेसिकली हायरार्की से हमारी नीड्स होती है। अब इन्होंने 5 तरह के नीड्स के टाइप बताए। सबसे नीचे आपका जो निचला हिस्सा है वो है आपका फिजियोलॉजिकल, जिसको जैविक कहा जाता है, या जिनको हम बेसिक नीड्स भी कह देते हैं।
तो फिजियोलॉजिकल आपका क्या है, जैविक है। बेसिक नीड्स आपकी होती हैं, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो होती है। तो जब तक इनकी पूर्ति नहीं होगी तब तक व्यक्ति आगे का नहीं सोचेगा या आगे की नीड को फुलफिल नहीं करना चाहेगा। जैसे फूड है, वाटर है, स्लीप है, शेल्टर है, रिप्रोडक्शन हो गया, ये फाउंडेशन होता है हायरार्की का, ये हायरार्की की नींव होती है। इसके बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उसको भूख प्यास नहीं खत्म हो रही है तब तक वो क्या ही सोचेगा, लव और प्यार, और क्या ही वो सेल्फ फुलफिलमेंट सोचेगा, क्या वो सेफ्टी सोचेगा, नहीं सोचेगा वो। तो पहले ये चीज़ क्या है, बेसिक है। दूसरी नीड क्या होती है, सेफ्टी नीड। अब ये नीड पूरी हो गई है तो अब व्यक्ति क्या करता है, जब ये आवश्यकता पूरी हो गई है तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा। अब सुरक्षा वो कैसे सोचेगा, अपनी खुद की सिक्योरिटी हम सोचते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, घर की सिक्योरिटी हो, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट सेफ हो। तो अपने स्वास्थ्य, अपने घर, अपनी चीज़, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है। ठीक है, दूसरा हो गया। तो ये हो गया, अगर ये पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति एंजाइटी में रहेगा, राइट। सेफ्टी ज़रूरी है, चाहे वो मनी हो, घर हो, कुछ भी हो। तीसरी नीड आती है सेफ्टी की नीड हो गई। अब वो क्या करेगा, प्यार ढूंढेगा। अब जाएगा बाहर सोसाइटी में, प्यार और बिलोंगिंगनेस ढूंढना चाहेगा कि चलो मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया, घर का सिक्योरिटी हो गया, चलो अब थोड़ा सा हम फ्रेंडशिप, फैमिली बॉन्ड, इंटीमेसी, एक्सेप्टेंस के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है। तो तीसरी नीड क्या है, जहाँ पे जो एक ह्यूमन है वो सोशल कनेक्शन को ढूंढता है या फिर वो फ्रेंडशिप या बिलोंगिंगनेस को ढूंढना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यार की भावना वो चाहता है अपने समाज में, वो चाहता है कि लोगों से प्यार करे। फिर आता है एस्टीम नीड्स। 4 टाइप की नीड क्या है, एस्टीम। अब एस्टीम नीड कौन सी नीड होती है, जहां अपने सम्मान और उपलब्धि की बात करता है वो। अब यहाँ पे व्यक्ति क्या चाहेगा कि चलो प्यार भी मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गई, सब हो गया। अब वो चाहेगा कि मेरा समाज में क्या हो, मेरी एक में मुझे एक्सेप्टेंस मिले, या फिर मैं कुछ प्राप्त करूँ, एफिलिएशन हो, रिकॉग्निशन मुझे मिले सोसाइटी में, मैं जाना जाऊँ। तो एक तरह का आप देखेंगे कि एस्टीम की नीड ये होती है। ठीक है, सो ये यहाँ पे बेसिकली वैलिडेशन चाहता है दूसरों से, कि दूसरे उसकी तारीफ करे, दूसरे उसको रिस्पेक्ट करे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपिटेंसी, मास्टरी की बात करता है। ठीक है, लास्ट नीड जो आपका 5वां नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, राइट, हाईएस्ट है, जहाँ पे व्यक्ति अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करता है। ये ऐसी नीड है जहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एट दिस स्टेज इंडिविजुअल सीक टू बिकम एवरीथिंग दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग। यहाँ पे मैस्लो ने कहा कि इस स्टेज पे व्यक्ति वो बनना चाहता है जो वो केपेबल था बनने के लिए, या वो उस चीज को फुलफिलमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पीक एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, ये सेल्फ फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसको कहा गया, कि यहाँ व्यक्ति जो है अपने पोटेंशियल को अचीव कर चुका रहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है। जैसे मान लो एक पोइट है, एक पोइट अगर एक राइटर है, अगर वो अपना काम कर पा रहा है या वो लिखता है या वो कंप्लीटली उस चीज़ को रियलाइज कर रहा है अपने जीवन में, तो वो सेल्फ फुलफिलमेंट के स्टेज में है। अब जैसे कोई पेंटर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई टीचर है, अगर वो अपने उस काम को कर पा रहा है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। सेल्फ फुलफिलमेंट की भावना उसको यहाँ आती है। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेजेस थे मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स, याद रखना है। फिर आती है अपनी अगली थ्योरी जो कि है मैकडूगल की। मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात की थी। ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी याद रखना है नाम इनका, इंस्टिंक्ट थ्योरी वाज गिवन बाय मैकडूगल। देखो इंस्टिंक्ट क्या होता है, एन इंस्टिंक्ट इज अ बिहेवियर पैटर्न दैट इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी ये आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है इंस्टिंक्ट, जो हमारे बेसिकली मुख्य प्रेरक होता है, हम किसी भी काम को किस तरह से करते हैं, वो हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैकडूगल ने यहाँ पे बोला कि ये बेसिकली आपके क्या है, फिक्स्ड एक्शन होते हैं कई बारी, जैसे सर्वाइव करना, राइट, तो ये एक इंस्टिंक्ट हो सकता है। ठीक है, सो इन्होंने कहा कि हमारे जो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इनेट इनहर्टेड इंस्टिंक्ट्स, यानी बायोलॉजिकल जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं उससे हम लोग क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, ड्रिवन होते हैं। हमारे व्यवहार में वो प्रवृत्तियाँ दिखती है। जैसे मान लो किसी को गुस्सा आता है, किसी को डर है, किसी का इंस्टिंक्ट हो सकता है बहुत हठी प्रवृत्ति का वो इंसान हो सकता है, वो इंस्टिंक्ट है उसका। ठीक है, तो ये इंस्टिंक्ट में इन्होंने कहा कि हमारे कुछ इमोशन इंस्टिंक्ट होते हैं, और पेपर में आता है कि कितने इंस्टिंक्ट की बात की है। तो देखो वैसे तो 41 इंस्टिंक्ट थे और
41 इंस्टिंक्ट में आपके 14 इमोशंस की बात इन्होंने की थी। तो कई बार टोटल नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट आता है तो आपको क्या लगाना है 14। वैसे तो क्वेश्चन पेपर में 14 ही आता है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है कि मैकडूगल ने 14 इंस्टिंक्ट्स की बात की थी, ठीक है। अब इसके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं भाई, हमारे इंस्टिंक्ट में परसेप्शन होता है, हम किसी भी चीज को पहले क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं इंस्टिंक्ट में। उसके बाद दूसरा क्या है, हम उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हमारा कुछ ना कुछ इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। तीसरा क्या है, हम उसके प्रति क्या होते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं या उसके प्रति हम क्रिया करते हैं। तो ये आपका विलियम मैकडूगल की सहज प्रवृत्ति सिद्धांत था जो इन्होंने दिया। और तीसरी थ्योरी हमारी आती है डेविड मैक्लेलैंड की अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। नाम क्या है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इसके अंदर इन्होंने तीन तरह के टाइप्स की बात की थी, मोटिवेशन के टाइप्स की, ठीक है। क्या नाम है इनका, डेविड मैक्लेलैंड, जिन्होंने 1960s में कहा कि हमारे जो मोटिवेशन होता है वो हमारे 3 लर्नड बिहेवियर से होता है, ठीक है। 3 तरह के इन्होंने हमारे मोटिवेशन के टाइप या नीड की बात की थी, राइट। तो 3 लर्नड नीड हमारी क्या है, जो हम सीखते हैं, जो हम समाज में, एनवायरनमेंट में सीखते हैं। पहला क्या था, नीड फॉर अचीवमेंट, मुझे उपलब्धि की आवश्यकता है, सबको होती है कि भाई मुझे उत्कृष्टता मिले, अपने काम में सफलता मिल जाए, आई वॉन्ट टू डू एक्सेल इन माई करियर, और एक डिजायर होता है कि काम में अच्छा करना है, सबको होता है। तो ये नीड फॉर अचीवमेंट पहला हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, एफिलिएशन, संबंध की आवश्यकता, मित्रवत संबंध बनाना, फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाना सभी की नीड है जो सोसाइटी से आया है, ठीक है। और हम यहाँ पे अप्रूवल देखते हैं, है ना, हम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सब लोग अप्रूवल दें। तो एफिलिएशन मतलब संबंध की आवश्यकता यहाँ होती है। तीसरी आवश्यकता इन्होंने कहा पावर, दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता। सब चाहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ तो पावर हो कि मैं दूसरों को नियंत्रित कर सकूं, या फिर एक बेसिकली नेतृत्व करना, लीडरशिप चाहता है वो, है ना। तो तीसरी आवश्यकता क्या थी, नीड फॉर पावर। तो नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, 3 तरह के इन्होंने नीड की बात की थी अपनी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक हमारा मोटिवेशन हो चुका है। हम लोग इसके बाद जो हमारे सेशन आएंगे उसमें मैं क्वेश्चंस सारे करा दूंगी, जितने आपके अलग अलग पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा अदर हम बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इंक्लूसिविटी से संबंधित ये हो सकता है। तो ये आपका टॉपिक है कि साइकोलॉजी इन एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब देखो, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो असाधारण बालक होते हैं, उसके अंदर पहला है क्रिएटिव के बारे में पढ़ना है। क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं, गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, बैकवर्ड बच्चे कौन से होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड कौन से होते हैं, और रिटार्डेड कौन से होते हैं। यानी 5 तरह के टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शनल, असाधारण बालक कौन होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अ चाइल्ड हु डिफर्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फ्रॉम द एवरेज चाइल्ड कैन नॉट फुली बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर स्कूलिंग एंड नीड्स स्पेशल एजुकेशन और मॉडिफिकेशन। क्या समझ में आया इससे? एक्सेप्शनल बालक, असाधारण बालक वो बालक है जो कि फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से या सामाजिक रूप से एवरेज बच्चों से अलग होता है। अब इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें मेंटली गिफ्टेड भी हो सकता है, फिजिकली इसमें फिजिकली डिसेबल भी हो सकता है, इमोशनली इसमें ADHD ऑटिज्म बच्चा भी हो सकता है, सोशली ऑटिज्म हो गया या लर्निंग डिसेबल हो गया। तो ऐसा बच्चा जो नॉर्मल बच्चों से अलग हो या जिनके लिए हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, शिक्षा में जिनके लिए हमें संशोधन की ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चों को एक्सेप्शनल बच्चे कहते हैं। और इनको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले एक परिभाषा पूछी गई थी कि विच इज़ मोर एडुकेट डेफिनेशन ऑफ द एक्सेप्शनल चाइल्ड। कैसा होता है एक्सेप्शनल चाइल्ड? बहुत बुद्धिमान बच्चा होता है, भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होगा, सामाजिक रूप से दूसरों से बहुत अलग होगा या विशेष सीखने की आवश्यकता वाला होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? अ चाइल्ड विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स, यानी ऐसा बच्चा जिसको स्पेशल लर्निंग नीड की जरूरत होती है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये सारे ही इसके टाइप है, बट दिस इज द मोस्ट एप्ट ऑप्शन, ठीक है।
अब बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे असाधारण बच्चे होते हैं, उनके कई सारे अलग अलग बच्चे इसमें आते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला मेंटली फिजिकली अलग अलग बच्चे होते हैं। तो पहला है गिफ्टेड। गिफ्टेड बच्चे किसकी कैटेगरी में आता है? एक्सेप्शनल बच्चे की कैटेगरी में आता है। जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शनल बच्चों में केवल स्लो लर्नर ही आएंगे, गिफ्टेड भी आ सकते हैं। अब देखो गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं? जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, 130 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, नाम याद रख लेना है। ये भी आता है कि कितने आईक्यू है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जिनका 130 प्लस आईक्यू होता है वो गिफ्टेड में आते हैं। एंड बेसिकली ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो इनके लिए अलग से प्रोविजन की ज़रूरत पड़ती है। ये बोर हो जाते हैं ऐसे बच्चे अगर आप रेगुलर क्लास में इनको पढ़ाएंगे। सो ये क्या है? एक्सेप्शनल है। फिर फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जिनको दृष्टि में, श्रवण में या लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, तो डिसेबिलिटी में भी आपके 3 तरह के डिसेबिलिटी आ सकती है या और भी हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, ये भी आपके किस में आते हैं? एक्सेप्शनल में आते हैं। तीसरा कौन है? जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिनका आईक्यू कम होता है, जो स्लो लर्नर होते हैं, राइट। इनको हम स्लो लर्नर, इनको हम क्या बोलते हैं? स्लो लर्नर बोलते हैं, या फिर ये बैकवर्ड लर्नर भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू कम है, जो 70 से कम होते हैं, तो 70 से कम वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो आपके कौन होते हैं? लर्निंग डिसेबल, मेंटली, इनको हम बेसिकली मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं, 70 से कम वाले, ठीक है। तो ये भी आपके किस में आते हैं? एक्सेप्शनल बच्चों में आते हैं। ओके उसके बाद बिहेवियरल और इमोशनल किसी को दिक्कत है, कोई बच्चा ऐसा है जो बिहेवियरली एंजाइटी है, ADHD इसमें आ गया, जैसे बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले सारे बच्चे एक्सेप्शनल में आ जाते हैं। जिनको सीखने में डिफिकल्टी है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, तो अगर रीडिंग में दिक्कत है, डिसकैलकुलिया जो है वो मैथ्स में है, डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू योर राइटिंग, तो ऐसे बच्चे किस में आते हैं? लर्निंग डिसेबल में आते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है? जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, जिनको जो सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत है, जिनको कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है, सोशल स्किल्स बहुत लिमिटेड होती है, रिपीटेड बिहेवियर को करते हैं, उनका रूटीन बहुत रिपीटेड होता है, तो ऐसे बच्चे भी किस में आते हैं? असाधारण बालकों में आते हैं। तो इन सारे बच्चों को क्या है? अलग से हमें अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, इनके लिए मोडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और इनके लिए हमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा और आगे, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के बच्चों को असाधारण कहा जाता है? तो जीनियस, गिफ्टेड को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, मेंटली रिटार्डेड या ऑल? तो हमने देखा कि सारे ही जो बच्चे हैं वो किस में आएंगे? इसमें असाधारण बच्चों की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक करके इन बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली जो है वो बेसिकली गिफ्टेड बच्चे जो है पॉपुलेशन के 3 से 5% कैटेगरी में आते हैं और हमेशा हाई आईक्यू नहीं होता है, ठीक है। वैसे पूछा जाए कितने आईक्यू वाले होते हैं तो 130 प्लस वाले जो आईक्यू हैं वो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आते हैं। अलग अलग ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, कहीं पे आपको 120 प्लस दिखेगा ऑप्शन में, कहीं पे 130 प्लस दिखेगा, कहीं पे 140 प्लस आएगा। डिपेंड करता है कि आपके पेपर में ऑप्शंस क्या है, ठीक है। सो जनरली 130 प्लस वालों को गिफ्टेड बच्चे कहते हैं और इनको बेसिकली अलग से अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर कन्वर्जेंट थिंकिंग में बहुत हाई पाए जाते हैं, ठीक है। कई बार इनका आईक्यू इतना ज़्यादा होता है कि ये बहुत एक तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्जेंट भी होते हैं लेकिन कन्वर्जेंट ज़्यादा होते हैं। अब इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इनको सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करें, इनके लिए करिकुलम बहुत चैलेंजिंग इनको देना पड़ता है। टीचर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे बढ़िया टीचर्स की ज़रूरत होती है और ऐसे पीयर्स की ज़रूरत है जो कि इंटरेस्ट को बढ़ाए। तो ये बड़ा बेसिक सा है कि इन बच्चों को क्या नीड होती है। मेनली जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण क्या है, वो क्या किस तरह के लक्षण को दिखाते हैं। पहला है कि नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन, नवीनता होती है उनके अभिव्यक्ति में, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, बोलने की प्रवृत्ति होती है या हाइपर एक्टिवनेस ज़्यादा होती है। तो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा नोवेलिटी होती है, यानी क्रिएटिविटी, नया कुछ होगा, हमेशा कुछ नया सोचेंगे और बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बना? 1 and 2, बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट था कि आईक्यू कितना होता है, यहाँ पे कौन सा स्कोर के बीच प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं?
तो ग्रेटर देन 130, जो 130 से अधिक है वो कौन से हैं? गिफ्टेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ओके, ओके, आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिया था। हाँ, ओके, हमने ये कर लिया था 130 से ऊपर वाले जो है वो आईक्यू उनका हाई होता है। फिर है कॉजेस क्या होते हैं। अब गिफ्टेडनेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है बायोलॉजिकल रीजन, जैविक। जो गिफ्टेडनेस है वो आईक्यू से निर्धारित होता है। तो हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल सेट कर देता है। सपोज एक बच्चे का आईक्यू लेवल अगर 130 है, तो हेरिडिटी ने क्या किया है? पोटेंशियल सेट कर दिया है कि ये बच्चा क्या करेगा आगे जाके। तो हेरिडिटी का काम होता है पोटेंशियल को सेट करना। एनवायरनमेंट का काम क्या होता है कि एनवायरनमेंट डिटरमाइंस हाउ मच पोटेंशियल इज रियलाइज्ड, यानी कि कितना क्षमता विकसित होगा या फिर एक बच्चा कितना यहाँ पे आगे जाएगा। इस चीज का निर्धारण कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। हो सकता है 130 बुद्धि का बच्चा था, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो बहुत अच्छा नहीं कर पाया। यानी एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि वो कहाँ तक जाएगा, हाउ फार अ चाइल्ड कैन गो। तो इट डिटरमाइंस द पोटेंशियल, कितना कहाँ तक जाएगा, रियलाइज कितना हुआ है। तीसरा रीजन होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारक है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आईक्यू को। तो ये गिफ्टेडनेस के कारण हो सकते हैं। हेरिडिटी सबसे मेजर कारण अगर हम बोले तो जीन्स है। सबसे मेन कारण क्या है? हेरिडिटी है, जीन्स है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि इनके लिए प्रोग्राम्स क्या क्या हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ना प्रोग्राम से आते हैं। ऐसे बच्चों की एक तो पहचान से क्वेश्चन आता है, एक आता है कि ऐसे बच्चों को क्या प्रोग्राम हम करा सकते हैं। तो इनके लिए हमें स्पेशल प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नाम याद रख लेना है। पहला है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा करिकुलम देंगे, ऐसा हम उनको मेथड देंगे जो उनकी आवश्यकता के अनुसार बहुत व्यापक हो। ठीक है, कैसा हो? बहुत व्यापकता हो जिसके अंदर। तो संवर्धन कार्यक्रम उनको देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संवर्धन कार्यक्रम। मतलब उनको हम डेप्थ वाली चीजें देंगे, है ना। हम उनको ऐसी चीजें देंगे कि पाठ्यक्रम में गहराई हो। एनरिच्ड करिकुलम देंगे, बढ़ा के चीजें पढ़ाएंगे उनको। अतिरिक्त परियोजना दे सकते हैं, सीखने के अवसर दे सकते हैं। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा जो थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है, हम ऐसे बच्चों को, गिफ्टेड बच्चों को देते हैं। दूसरा है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन को हम त्वरण भी बोलते हैं। तो त्वरित तरीके का पाठ्यक्रम दे सकते हैं। एक्सिलरेशन का मतलब होता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि 3rd, 4th, 5th के अंदर हम उसको 4th क्लास ना पढ़ा के सीधा 5th में हमने उसको क्या कर दिया? एक्सिलरेट कर दिया। तो ये क्या होता है कि जब आप एक क्लास से उसको अगली क्लास में ट्रांसफर कर देते हो बेस्ड ऑन देयर आईक्यू लेवल, वो आपका क्या है? एक्सिलरेशन है। ठीक है, तो एक्सिलरेशन समझ गए। हायर क्लास में उनको वो कर देना, है ना, आयु समूह से ऊपर कक्षाओं में भेजना। मतलब उसकी एज से ज्यादा, जिस लेवल का वो मेंटल उसका है एज, उसके अकॉर्डिंग उसको हम कक्षा में क्या दे देते हैं? उन्नति दे देते हैं। उच्च कक्षा में प्रवेश जल्दी करवा देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? एक्सिलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है पुल आउट। पुल आउट का मतलब होता है स्पेशल क्लासेस फॉर दीज चिल्ड्रन। कक्षा से अलग प्रशिक्षण देना। तो नाम क्या याद रखना है? पुल आउट, ऐसा नाम आ जाएगा। तो ये क्या है? आपका जो स्पेशल है, स्पेशल जो आपके विशेष प्रशिक्षण है, या कोई स्पेशल आपने वर्कशॉप दे दी उनको, आपने उनको स्पेशल कोई प्रोजेक्ट दे दिया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम दे दिया, ऐसे बच्चों को हम स्पेशल क्लासेस भी दे सकते हैं। तो पुल आउट हो गया। फिर चौथा है विशेष कक्षाएं, है ना। तो इनके लिए हम अलग से विशेष कक्षा दे सकते हैं जो इनसे रिलेटेड हो या इनके स्किल को आगे ले जाए। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोग्राम्स हैं जो हम ऐसे बच्चों को देने के लिए करवाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? स्पेशल क्लासेस, रेमिडियल टीचिंग, एक्सिलरेशन और एनरिचमेंट। तो वी हैव डन ऑल दीज, बट हमने यहाँ पे रेमिडियल टीचिंग की बात नहीं की है। रेमिडियल टीचिंग याद रखिएगा कि कभी भी गिफ्टेड बच्चों पे नहीं की जाती है। रेमिडियल टीचिंग किस पे की जाती है? ऑलवेज जो स्लो लर्नर है,
जो सीखने में धीमे है, बैकवर्ड है, उनके लिए हम रेमेडी करते हैं। तो बी हो जाएगा इसका रॉन्ग। फॉर डीलिंग विद द गिफ्टेड चाइल्ड विच इज द मोस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, क्या होना चाहिए इनसे डील करने के लिए? एनरिचमेंट करना, एक्सेलरेशन करना, केवल सेग्रेशन करना, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज? तो सारा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेग्रेशन नेगेटिव नहीं है। संवर्धन, केवल संवर्धन नहीं करेंगे, एनरिचमेंट भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन तो हम करते ही हैं, दोनों कर सकते हैं। सेग्रेशन मतलब स्पेशल क्लासेस ऐसे बच्चों को हम दे सकते हैं, अलग इनको पढ़ा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी विल बी राइट। अगला है क्रिएटिव चाइल्ड। अब देखो हमने अभी तक गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिएटिव चाइल्ड कौन से होते हैं। तो क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में याद रखना, ऐसे बच्चे ओरिजिनलिटी, कुछ नवीन विचार को रखते हैं, या इनकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होता है, जो मल्टीपल आइडियाज़ या सॉल्यूशन आपको देते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिनकी होती है, जो अपसारी चिंतन, जो डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो ये आपके क्रिएटिव बच्चे हो गए। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आईक्यू ज़्यादा होगा, एक नॉर्मल बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि उसका आईक्यू हाई होगा। तो ऐसे बच्चों को भी हम क्या करते हैं, एनरिचमेंट दे सकते हैं, ऐसे बच्चों को एक्सीलरेशन दे सकते हैं, पुल आउट भी दे सकते हैं। ये तीनों हम कर चुके हैं। तो क्रिएटिव और गिफ्टेड दोनों बच्चों को हम इस तरह के प्रोग्राम देते हैं। लक्षण क्या होते हैं? अगर हम प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें तो रीजनिंग ज़्यादा होगी, है ना, गहरी समझ होगी। क्रिएटिव बच्चा फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, ये चारों चीज़ें दिखाएगा। तो एक क्रिएटिव बच्चे के अंदर ये चार क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, जो कि गिलफोर्ड के द्वारा भी दिया गया था। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी के 4 एस्पेक्ट बताए थे। एक होता है फ्लुएंसी, यानी आप कितने प्रवाह से कोई काम कर रहे हो, बिना गलती करे आप कितना फ्लुएंट है किसी काम में, मतलब विदाउट एनी फ्लॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो दैट मीन्स यू आर वेरी फ्लुएंट एट समथिंग। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हाउ मच फ्लेक्सिबल यू आर, आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो थिंकिंग में। ओरिजिनलिटी मतलब नया कितना आप सोच पा रहे हैं। एंड इलैबोरेशन मतलब आप उसको कितना विस्तार कर पा रहे हैं, आप कौन कौन से सिचुएशन में उस काम को या उस थिंकिंग को यूज कर पा रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें क्रिएटिविटी के मेन कंपोनेंट होते हैं, याद रखना है। ऐसे बच्चों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? आईक्यू टेस्ट इनका ले सकते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट ले सकते हैं, टीचर ऑब्जर्व भी कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे बच्चों को पहचानने के। तो ये क्रिएटिव बच्चे हैं। अब देखो क्रिएटिव बच्चे के अंदर पूछा गया था कि कौन सी विशेषताएं होने की संभावना सबसे अधिक होती है। वैकल्पिक चिंतन यानी डाइवर्जेंट अपसारी भी इसको कहते हैं हिंदी में हम, अपसारी चिंतन होगा इनके अंदर, अभिसारी चिंतन होगा, कन्वर्जेंट होगा, दोनों होगा, बोथ 1 और 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऐसे बच्चों के अंदर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत होती है, नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट तो ये है कि वन सॉल्यूशन, केवल एक एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं या एक ही चीज पर वो अडिग है। डाइवर्जेंट क्या है? जैसे मान लो ये कोई कॉन्सेप्ट है, इसके प्रति अगर वो आपको 10 तरीके के आंसर यहाँ पे दे दे, तो ये क्या है? डाइवर्जेंट है ना। एक चीज पे वो 10 आंसर आपको दे रहे हैं। कन्वर्जेंट क्या है कि आप एक क्वेश्चन पूछा और उसका एक ही सॉल्यूशन है। तो ये आपका जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जो गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर ज्यादा ये वाला पाया जाता है। उनके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होती है, डाइवर्जेंट क्रिएटिव में ज्यादा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषताएं एक सृजनात्मक बच्चे में होनी चाहिए। क्या होता है उनके अंदर? डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, या फिर एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स। क्या होगा यहाँ पे? क्रिएटिव बच्चे की बात हो रही है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हटा देंगे। ऑप्शन 2 जहां नहीं है वही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या बना? 1/3 नया सोचेगा, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकते हैं बिल्कुल, 1/3 और 4, ठीक है। सो आंसर बना 1/3 और 4, सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट है, अब अगला जो लर्नर का टाइप है वो है स्लो लर्नर, जिनको हम बैकवर्ड लर्नर भी बोलते हैं। स्लो लर्नर कौन से लर्नर हैं? जो अ चाइल्ड अनेबल टू कोप विद रूटीन वर्क ऑफ हिज और हर एज ग्रुप, लर्निंग रेट इज स्लोअर देन नॉर्मल चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा पीछे होते हैं, ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से सीखने की गति में धीमे होते हैं, उनको हम स्लो लर्नर कहते हैं। दैट स्लो लर्नर जो है वो कोई भी हो सकता है उसका आईक्यू सामान्य है लेकिन वो किसी कारण से पीछे है पढ़ाई में,
तो वो बैकवर्ड लर्नर या स्लो लर्नर हो सकता है। स्लो लर्नर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनका संज्ञानात्मक क्षमता बहुत कम होता है, ज़्यादा कॉग्निटिवली सोच नहीं पाते हैं, रैशनल थिंकिंग तार्किक चिंतन में कठिनाई इनको होती है, और ये किसी भी चीज़ को केवल अभ्यास और पुनरावृत्ति से याद रख पाते हैं, मतलब बहुत नया नहीं सोच पाते हैं, बहुत तर्क नहीं कर पाते हैं, रटवा के ज़्यादा ये बच्चे याद कर पाते हैं, और इनकी मेमोरी बहुत पुअर होती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, लैंग्वेज एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल इमोशनल डिफिकल्टी ऐसे बच्चों को आती है, विजुअल मोटर परसेप्शन में डिफिकल्टी आती है, लैंग्वेज और कॉग्निटिव में डिफिकल्टी आती है। तो ये स्लो लर्नर हो गए। बेसिकली स्लो लर्नर वो है हु आर लेग बिहाइंड अदर्स फ्रॉम अ क्लास। एक क्लास में बहुत बच्चे हैं जिसमें जो पीछे हैं बाकी बच्चों से, वो होते हैं स्लो लर्नर। अब स्लो लर्नर के कारण क्या हो सकते हैं? एजुकेशनल रीजन होते हैं, कई बार टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है, कई बार टीचर्स ट्रेंड नहीं होते हैं, कई बार करिकुलम ही अच्छा नहीं है। तो शैक्षिक कारक होते हैं, मेथड अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, हो सकता है बच्चे स्लो हो जाए। मानसिक रीजन क्या है? पुअर परसेप्शन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं कर पा रहा, मोटिवेशन कम है उसका, मानसिक कारक हो गया, या हम साइकोलॉजिकल कारक इसको बोल सकते हैं, और मेमोरी उसका कमजोर है बहुत, तो मेंटल हो गया। पर्यावरणीय कारक हो सकता है, वातावरण ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रेरक नहीं है, हो सकता है घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चा नहीं सीख रहा, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। और शारीरिक कारक हो सकता है उसको कोई ब्रेन इंजरी हो, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, अनुवांशिकता, या फिर मान लो प्री नेटल और पोस्ट नेटल कोई प्रॉब्लम हो गई जन्म के समय या जन्म से पहले, तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। तो ये रीजन है स्लो लर्नर के। अब एक क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए में से कौन सी विशेषता पिछड़े बच्चों की नहीं है? तो पिछड़े बच्चों की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए? पहला है कि पिछड़े बच्चे जो है वो उनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के स्तर से नीचे रहती है। बिल्कुल, शैक्षिक उपलब्धि क्या है? बिलो, कम होती है, ठीक है, उपलब्धि बहुत ज्यादा नहीं होती है। सामान्य स्कूल कार्य की गति से के साथ नहीं कर पाते, बिल्कुल, वो जो पेस है उनका पेस उन बच्चों के साथ नहीं होता है, नॉर्मल बच्चों के साथ, और पीछे रह जाते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा। ये नहीं होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता कम होती है। मैंने जैसे बोला कि आईक्यू का रिलेशन इससे नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है कि जिनकी मान लो 70 से कम आईक्यू है वो स्लो लर्नर की कैटेगरी में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों के बराबर नहीं सीख पाते। लेकिन कई बारी 110 बुद्धि वाला बच्चा भी स्लो हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर स्लो लर्नर्स। ओके, नेक्स्ट है पिछड़े शिक्षार्थियों में कौन सी विशेषता देखी जाती है? कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी जाएगी पिछड़े विद्यार्थियों में? विश्लेषण की क्षमता, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बिहेवियर, डिजायर फॉर वोकेशन ऑफ रिप्यूट, या फिर इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट्स। सो डी हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाना, लैंग्वेज को यूज ना कर पाना, ये पिछड़े शिक्षार्थियों में देखा जाता है। अगला है कौन सा इसमें से धीमे सीखने वाले बच्चों का वर्णन करने के लिए चुना जा सकता है? पहला है एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन बिल्कुल होगा। हाइपर एक्टिव होगा, ये नहीं होगा, हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड होता है सीखने के प्रति, ठीक है, कई बार वो सीखना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कुछ। और जानकारी जोड़ने में कठिनाई होती है, लिंकिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी नई जानकारी को जोड़ नहीं पाते हैं, तो ये होगा। अग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट 4 and 5th विल बी राइट। एकाग्रता की कमी है, फर्स्ट होगा, ठीक है, थर्ड होगा एंड 5th होगा। सो आंसर इसका सी बना, फर्स्ट, थर्ड एंड 5th, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना है, ऐसे बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक यहां से पूछा गया है। फिर आता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अभी तक स्लो लर्नर के बारे में बात की, अब बात करेंगे मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन से होते हैं। अ चाइल्ड विद सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड डेफिसिट्स इन अडाप्टिव स्किल्स। ऐसे बच्चे जिनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो सामान्य से कम हो, वो सारे किस में आते हैं? मेंटली रिटार्डेड में आते हैं। जो बेसिकली अपना स्वास्थ्य या मनोरंजन कार्य जो भी वो काम कर रहे हैं, जीवन का जो है सामाजिक जीवन है, वो उसके प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर पाते हैं व्यवहार, ठीक है।
तो यहाँ पे मानसिक रूप से मंद बालक कहलाएंगे। अब एक कैटेगरी आप देख रहे हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आईक्यू पूछा जाता है मंद रूप से, जो मंद बालक है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, तो आईक्यू पूछा जाता है। तो याद रखना कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो एडुकेबल पहला आता है, एडुकेबल। एडुकेबल मतलब जिसको आप पढ़ा सकते हैं, जिसको यू कैन ट्रेन, आप जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे करके क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, जो पढ़ने लायक होते हैं। ऐसे बच्चे 70 से 80 के बीच में आते हैं। और 70 आईक्यू वाला जो बच्चा होता है वो क्या होता है, सीमा रेखा पर होता है, बॉर्डर लाइन। इनको कहते हैं कि जो सीमा रेखा पर है या फिर जो बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है। 70 से कम वाले जितने बच्चे होते हैं, अगर पूछा जाए कि मेंटली रिटार्डेड कौन से होंगे, तो 70 से कम वाले सारे कौन है, मेंटली रिटार्डेड है, MR, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। फिर देखो एडुकेबल हो गया, ट्रेनेबल में 60 से 70 हो गए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये ऊपर का, ठीक है। प्रोफाउंड में कौन से होंगे, जो 10 से 20 वाले होते हैं। सीवियर बुद्धि, जिनकी बुद्धि बिल्कुल ही सीवियर है, वो 20 से 30 में आएंगे। मॉडरेट वाले 30 से 40 में आएंगे। माइल्ड वाले 40 से 50 में आएंगे। तो ये याद रखना है, आईक्यू इनका क्लासिफिकेशन याद रखना है। अब देखो काफी सारे रीजन होते हैं मेंटली इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है ना, या फिर मेंटली रिटार्डेशन है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। पहला रीजन है यहाँ पे अनुवांशिकता। एक तो हो सकता है कि हेरिडिटी से ही उनको कोई बीमारी हो गई, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक रीजन है। डाउन सिंड्रोम होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स का एक्स्ट्रा कॉपी लेकर एक बच्चा जन्म लेता है तो धीरे सीखता है, ठीक है। तो इसके अलग लक्षण दिखते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, हेरिडिटरी डिजीज है। फिर है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो एक्स सिंड्रोम का एक्स क्रोमोसोम का अगर एक हिस्सा कमजोर या टूटा हुआ हो तो इससे बीमारी हो जाती है या एक डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हो गया PKU। तो ये तीनों डिजीज याद रखना है। दूसरा है गर्भावस्था में। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। मान लो माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई, कोई भी हानिकारक, माँ ने कोई शराब या कोई भी चीज ऐसी है जिसका उसने सेवन किया है, तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। फिर होता है यहाँ पे जन्म के समय, प्रीनेटल पीरियड, यानी ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है, या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई तो हो सकता है। वेट कम होने से भी हो सकता है, और बर्थ के टाइम पे इंजरी कई बार हो जाती है, तो ये रीजन है। फिर आता है बचपन की बीमारी। चाइल्डहुड में भी हो सकता है, मान लो बचपन में उसको कोई बीमारी हो गई, तो ये बेसिक चीजें हैं। बचपन के टाइम पे उनको कोई बीमारी हो गई तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर रिटार्डेशन। एनवायरमेंटल रीजन हो सकता है कि कुपोषण हो उसको, है ना, या लेड पॉइजनिंग हो सकती है, पुअर एनवायरमेंट था उसका। तो ये सब रीजन है मेंटल रिटार्डेशन का। अब है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है। मेंटल रिटार्डेशन होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या आएगा, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, जिसको मेंटल रिटार्डेशन कह देते हैं, राइट। जिनका आईक्यू 70 से नीचे जा रहा है तो वो कौन है, मेंटल रिटार्डेशन में आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है मंद बुद्धि बच्चों का आईक्यू कितना होता है। तो आईक्यू लेवल हमने डिस्कस किया था। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन किसको कहा जाएगा, जिनका आईक्यू क्या है, 70 है या 70 से क्या होगा, कम होगा। 70 से नीचे जो होते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अगला है मानसिक मंदता किस कारण से हो सकती है। तो रीजन बताना है, क्या रीजन हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन का। तो फर्स्ट है कि गर्भाधान के समय हो सकता है ना, अभी हमने डिस्कस किया। इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, ठीक है, अंदर इंटरनल कुछ हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आफ्टर हो सकता है, तो सारे रीजन हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। फिर है मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, एनरिचमेंट अप्रोच करेंगे, नहीं, ये गिफ्टेड बच्चों के लिए ज्यादा होता है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ये नहीं करेंगे। हाई लेवल का पाठ्यक्रम होगा, नहीं, ये भी गिफ्टेड बच्चों के लिए होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देंगे, इनको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। ओके, तो अभी तक हमने ये यहां तक कवर किया है। नाउ वी विल डू आवर लास्ट टॉपिक, वेरी ब्रीफ।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सीसी के बारे में। तो इसके अंदर देखो ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, क्वेश्चंस वी विल डू मैक्सिमम। देखो सीसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन का समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीसी फुल फॉर्म जिसकी क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं यानी मूल्यांकन कैसा है, सतत है। अब मूल्यांकन में सततता जो है वो दो चीज़ों से आती है, एक हमारा फॉर्मेटिव से और एक समेटिव से। तो जो आप फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन या आंकलन की बात करते हैं वो आपका कंटिन्यूटी के अंदर आता है, ठीक है। तो हमारे मूल्यांकन में सततता हमारे फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों से आ रही है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, बेसिकली हम किस चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे के अधिगम का, लर्निंग का क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो लर्निंग जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्हीं से क्या आती है, सततता आती है। जब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ये पूरे वर्ष किया जाता है, राइट। तो ये आपका पूरे साल किया जाता है। हम पूरे वर्ष आए दिन बच्चों के बारे में फीडबैक कर लेते हैं, हम उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। वर्ष में 4 बार ये होता है। सीसी का जो आपका है, जो सीबीएसई ने दिया उसके अकॉर्डिंग 4 बार हम FA1, FA2, FA3, FA4 कर रहे हैं। और साल में 2 बार क्या हो रहा है, समेटिव हो रहा है 30-30 का। तो समेटिव जो है जो आपका एट द एंड होता है, इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं और फॉर्मेटिव को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही हमारा असेसमेंट एज लर्निंग भी आता है, जहाँ पे स्टूडेंट अपना खुद का क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। एज लर्निंग मतलब कि बच्चे सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, यहाँ पे पीयर इवैल्यूएशन आ जाता है। और यहाँ बेसिकली हम लर्निंग की क्वालिटी को देखते हैं। लेकिन जब हम समेटिव की बात करते हैं तो ये हमारे क्वांटिटी को बताता है, हमारे प्रोडक्ट की बात करता है, हमारे जजमेंट की बात करता है, वैल्यू की बात करता है। हम यहाँ पे एट द एंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों से क्या आ रही है, दोनों चीज़ें इसमें सततता के अंदर हमारी होती है। जब हम सीसी के दूसरे कंपोनेंट कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं यानी व्यापकता की बात करते हैं, इसका सिंपली मतलब क्या है कि हमारा जो हम जो इवैल्यूएशन करेंगे वो किन किन क्षेत्रों में करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे, क्या स्कोप है। तो व्यापकता में 2 चीज़ें हैं, एक आपका शैक्षिक पक्ष होता है, एक आपका सह शैक्षिक होता है। स्कोलेस्टिक यानी जो आपका शैक्षिक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मूल्यांकन करना है। तो हम किसका मूल्यांकन करेंगे, सब्जेक्ट्स का मूल्यांकन करेंगे, राइट। तो इसके अंदर आपके जो भी विषय है, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, जो भी हम मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, जो भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो सब आपका यहाँ आ जाता है स्कोलेस्टिक एरिया में। और स्कोलेस्टिक एरिया में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव से करेंगे। सो ऑल आर कनेक्टेड अमंग अदर्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आपका को स्कोलेस्टिक एरिया क्या है, जो विषयों को छोड़ करके, सह शैक्षिक इसको कहते हैं, यानी शैक्षिक के साथ साथ जो हम विषयों के अलावा उनको एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, जैसे वैल्यूज़ क्या है, आर्ट क्या है, वर्क स्किल्स हो गया, को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई, वो आपका को स्कोलास्टिक में आता है। तो ये इवैल्यूएशन का बहुत ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है, इसमें जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम कीवर्ड्स। आंकलन की जब हम बात करते हैं, इसका मेन पर्पस होता है सुधार करना, राइट, फीडबैक देना, बच्चों को इम्प्रूव करना, या फिर आ जाएगा यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे फीडबैक देते हैं बच्चों को, तो आपका असेसमेंट है। और असेसमेंट बेसिकली क्या है, डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। किसका डेटा, हम किसके बारे में आंकलन, किसके बारे में हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में कर रहे हैं। तो बेसिकली आंकलन का मेन पर्पस होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट डेटा अबाउट स्टूडेंट्स, एंड ये ऑनगोइंग होता है, लगातार हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं। और प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, कैसे लर्निंग हो रही है इसकी बात की जाती है। एंड इसके अंदर हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन क्या है, देखो जहाँ पे आप किसी चीज़ के जजमेंट की बात कर रहे हैं, आउटकम की बात कर रहे हैं, इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट और अचीवमेंट के बेस पे होता है। जो भी अचीवमेंट बच्चे ने प्राप्त की है, क्वालिटी उसकी क्या है, किसी चीज़ का मूल्य निर्धारित यहाँ किया जाता है कि कितने मार्क्स आए, कितना रिजल्ट आया, क्या फर्स्ट आया, सेकंड आया क्लास में बच्चा,
क्या उसका रिजल्ट है, तो मूल्यांकन है। ये आपका समेटिव हो सकता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, या फिर एट द एंड ऑफ यूनिट। कोई यूनिट खत्म हुआ तो आपने एक टेस्ट ले लिया, कोई सेमेस्टर खत्म हुआ आपने एक टेस्ट ले लिया, पूरा सेशन खत्म हो गया तो आपने एग्जाम ले लिया, एनुअल एग्जाम ले लिया, सब कुछ आपका इवैल्यूएशन है। इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है ना, क्या सीखा है, क्या रिजल्ट आया, उसकी बात ये करता है। जैसे फाइनल एग्जाम हो गया तो ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो सकता है, समेटिव असेसमेंट हो सकता है, इसको हम इवैल्यूएशन भी बोल देते हैं। तो आप जो इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ये आपका सेम नाम आता है समेटिव असेसमेंट में। तो ये आपका समेटिव असेसमेंट भी है, इवैल्यूएशन भी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी इसी को कहा जाता है, तीनों नाम है, ठीक है। मेजरमेंट क्या है, जो केवल आपके मापन से, अंकों से संबंधित है, जो आपके मार्क्स से संबंधित है, स्कोर से संबंधित है, राइट। ये कभी भी हम कर सकते हैं, और बेसिकली ये आपके टेस्ट स्कोर या मार्क्स की बात करता है। जो भी हम ग्रेड्स देते हैं उनका संबंध मापन से होता है। मापन का प्रयोग हम आंकलन मूल्यांकन दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे असेसमेंट के टाइप होते हैं जो मैं डिस्कस कर चुकी हूं, लेकिन एक बार और ब्रीफ में बताऊंगी। जब भी हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जो हम बच्चों के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, निरंतर है, ठीक है। लर्निंग को इंप्रूव करना इसका मेन पर्पज होता है। इसके अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है ना, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो गाइड टीचर कर रहा है वो फॉर लर्निंग है। इसके अंदर एज लर्निंग भी आता है, तो इसकी कैटेगरी है, ठीक है। इसी के अंदर हमारी सारी चीजें आती है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, जहाँ पे बच्चे सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर पीयर इवैल्यूएशन भी आता है, जो पीयर फीडबैक है, बच्चे एक दूसरे का अगर इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आता है। इन लर्निंग क्या होता है, सीखने के दौरान, शिक्षण के दौरान रियल टाइम जो वास्तविक मूल्यांकन हो रहा है वो इन लर्निंग हो गया। जैसे सपोज अभी हम इस वीडियो में मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ, ये क्या है, इन लर्निंग है। आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और उसके बाद आप क्वेश्चन सीधा आप अगले स्लाइड पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या है, इन लर्निंग हो सकता है। तो जब हम रियल टाइम असेसमेंट कर रहे हैं, शिक्षण के दौरान असेसमेंट हो रहा है, इन लर्निंग है, तो ये भी आपके फॉर्मेटिव में आता है। और डायग्नोस करना भी क्या है, आपका निदान करना भी आपका फॉर्मेटिव का पार्ट है, जहां हम कारणों की पहचान कर रहे हैं, कमियों को जानना, आइडेंटिफाई करना लर्निंग के नीड को, ठीक है। तो ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है, बच्चों के बारे में डेटा, जानकारी को इकट्ठा करना, लर्निंग को इम्प्रूव करना। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, देखो जो भी तकनीक आप यूज कर रहे हो, हर तकनीक के लिए हमें किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे असेसमेंट करना है, मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना है। मान लो मैं बच्चों का इंटरव्यू या मान लो अवलोकन करना चाहती हूँ। ऑब्जर्वेशन करने के लिए टीचर को किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है ऑब्जर्वेशन करते टाइम में एक चेकलिस्ट बना लूँ। तो चेकलिस्ट क्या है, एक टूल है असेसमेंट का जो यस नो में होता है कि कोई व्यवहार बच्चे के अंदर है या नहीं है। तो मैं यस नो या राइट रॉन्ग में एक चेकलिस्ट बना सकती हूँ, लिस्ट बना सकती हूँ। रेटिंग स्केल में आप रेट कर देते हो, जैसे 1 2 3 4 हो गया, या फिर गुड, एवरेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रेटिंग स्केल भी मैं बना सकती हूँ ऑब्जर्व करते टाइम। तो हर तकनीक के लिए मुझे किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू का मेरा टूल क्या हो सकता है मैं एक स्केड्यूल बना लूँ, एक अनुसूची बना लूँ यहाँ पे, राइट। अब मान लो मुझे बच्चों को ऑब्जर्व करना है, तो हो सकता है मैं एनेक्डोटल बना लूँ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, किसी बच्चे के बारे में जो इंसिडेंट है लाइफ का, उसकी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट, कोई भी घटना हो सकती है, उस घटना को आप क्या करते हैं अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, तो वो एक आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया। कोई भी पर्टिकुलर बच्चे का बिहेवियर था, कोई पर्टिकुलर उसका व्यवहार था, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस घटना को रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका एनेक्डोटल है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में ओवरऑल आपका रिकॉर्ड आ जाता है। ओवरऑल रिकॉर्ड यानी उसका एकेडमिक से लेकर के उसका फैमिली, उसके बारे में हर एक जानकारी संचयी में आती है। संचयी रिकॉर्ड क्या है आपका, जिसमें सारा रिकॉर्ड आ गया। एनेक्डोटल में सिर्फ उसका बिहेवियर, उसकी घटना, वो इंसिडेंट आप नोट कर रहे हो। लेकिन क्यूमुलेटिव के अंदर हमारा एकेडमिक से लेकर के पर्सनल सारी चीजें आती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी अगर आपको टेक्निक को यूज करना है यहाँ पे, उसके लिए हम टूल्स बहुत सारे यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे टेस्टिंग करनी है ना, मुझे एग्जाम लेना है, टेस्ट करना है, तो मैं क्या बना लूंगी, एक प्रश्नावली बना लूंगी। कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। तो ये आपकी क्या थे, असेसमेंट
और इवैल्यूएशन की टूल है। जब हम आकलन में बोलते हैं कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या जानकारी को कलेक्ट करने, तो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए वी यूज दीज टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, ओके। लास्ट चीज है हमारा, जब हम बात करते हैं आकलन या मूल्यांकन की, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक अच्छे परीक्षण की कुछ विशेषता होती है, या एक अच्छे परीक्षण या एक अच्छे आकलन के कुछ हमारे इंपॉर्टेंस होती है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला कि उसको रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि यहाँ पे एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। जब आप कोई भी टेस्ट लेते हो या आप कोई भी आकलन करते हैं, कोई भी टूल है, मान लो अगर कोई भी आपने टेस्ट लिया है और अगर उस टेस्ट पे जो अंक है उस अंक में अगर समानता आ रही है, अंकों की समानता है, ठीक है, समानता, या फिर इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी ऑफ मार्क्स की जब हम बात करते हैं, सेम मार्क्स अगर उसके आ रहे हैं, तो इसको रिलायबल कहेंगे। वैलिडिटी का संबंध किससे है? आपके उद्देश्य से है, ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिस टेस्ट को आपने बनाया है उस टेस्ट को मेजर करना चाहिए। तो अगर टेस्ट आपका सेम चीज मेजर करे, जैसे मान लो मैंने एमसीक्यू बनाया है मैथ्स का मुझे मान लो बच्चों के बारे में जानना है कि उनको एडिशन या फिर मान लो उनको सब्ट्रैक्शन एडिशन कितना आता है। अगर मैं सेम तरह के क्वेश्चन ऐड करूं अपने टेस्ट में, तो मेरा टेस्ट कैसा हो गया? वैलिड हो गया। तो एक टेस्ट को वैलिड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टीचर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन भी एक अच्छी क्वालिटी होती है जो कि लो लेवल और हाई लेवल बच्चों में क्या कर सके? डिफ्रेंशिएट कर सके। यानी मैं टेस्ट ऐसा बनाऊंगी जिसमें मुझे पता चले कि मेरे क्लास का कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको नीड की जरूरत है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो हाई अचीवर है। व्यापक होना चाहिए टेस्ट को, हर तरह के प्रश्न ऐड करूंगी, सिंपल भी मुश्किल भी। तो व्यापकता एक टेस्ट के अंदर होनी चाहिए और यूजेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा टेस्ट जिसको कंडक्ट करना इजी हो, ऐसा टेस्ट जिसको चेक करना आसान हो, ऐसा टेस्ट जिसको आप बड़ी आबादी पे लागू कर सके, ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो कंडक्ट करने में इजी हो। तो ये अच्छे टेस्ट की क्या है? विशेषता है। ठीक है। जब हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट के टाइप है। ठीक है, ये आपका इवैल्यूएशन में आता है। पहली चीज, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या है? उपलब्धि परीक्षण। ये हम एट द एंड करते हैं, जो एट द एंड हो रहा है। आप इवैल्यूएशन जब आप करते हो तो अचीवमेंट टेस्ट हम लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट किसका लेंगे हम? सब्जेक्ट्स का अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। अब दो तरह के अचीवमेंट टेस्ट है, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड, दूसरा होता है टीचर बेस्ड। एक तो टीचर बना रहा है, खुद से बना रहा है। एक हमारे टेस्ट होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मानक परीक्षण इसको हम कहते हैं। मानक जो हमारे टेस्ट होते हैं, मानक टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव आपके एमसीक्यूज वाले हो गए, सब्जेक्टिव आपके शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर हो गए। जैसे हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो भी आप एग्जाम देने जाओगे, वो कैसा टेस्ट है? आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो किसी एजेंसी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी जिसमें आपका एसे टाइप ज्यादा हो गया, रिटन हो गया, ऑब्जेक्टिव जिसमें एमसीक्यू है। टीचर में टेस्ट में भी रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। इसके अंदर भी रिटन में भी आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, एसे, तीनों ही टाइप आपके आते हैं। तो ये आपका बेसिकली इवैल्यूएशन है। ये आपका असेसमेंट क्या है? ऑफ लर्निंग है, राइट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इवैल्यूएशन का, और इसमें मैंने आज क्वेश्चंस ऐड नहीं किए हैं। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीवाईक्यूज जितने भी आपके आए हैं, हम यूनिट 2 का मैराथन सेशन डिस्कस कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल से जुड़िएगा जरूर। यूनिट 2 का मैराथन हम डिस्कस करेंगे। आज हमने जो भी 2 पार्ट में इस यूनिट को कंप्लीट किया है, वी विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आया है जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। सो ये हमारा टॉपिक नंबर 6 था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन करिकुलम। हमने यूनिट 2 को डन कर लिया है अभी। ठीक है, इस वीडियो में 2 पार्ट में ये वीडियो आया, पहले की वीडियोस देख लेना। अब हमारा जो वीडियो आएगा वो करिकुलम पे आएगा। नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 जो हमारा होगा, एंड देन हम मेथड्स डिस्कस करेंगे, टीचिंग के जो मेथड्स आपके जितने भी होते हैं। ठीक है, तो दो या 3 वीडियो में ये हमारा ये पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस कोई डाउट हो, एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। स्टे ट्यून्ड।